गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस की एक नई वीडियो सीरीज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं। और क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी विद्यार्थी जो कम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में क्लास 9th का ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के जो एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव में, वह सभी मैं कवर अप करने वाला हूं। पूरे डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको कारण सहित आंसर बताएंगे, जिससे आपको न केवल क्वेश्चन से समझ में आएंगे बल्कि आंसर भी बड़े ही क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 1 है और इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 4 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो मेनली 2 पार्ट में ही पूरा ज्योग्राफी है क्लास 9th का, जिसका नाम है समकालीन भारत का भाग 1, क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी आपको क्लियर कर देंगे। जो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किसी भी तरह की जो परीक्षा है उनमें पूछे जाते हैं। कई तरह के ऐसे कम्पिटिटिव परीक्षाएं भी हैं जिनमें एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और क्लास 9th के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। आप जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको न केवल पढ़ना है, सुनना है, बल्कि क्लास 9th के जो भी बच्चे किसी भी बोर्ड से अगर आप देख रहे हैं तो आपको साथ ही साथ इन सभी सवालों के जवाब क्या करना है, लिखना भी है कॉपी में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक पेन और कॉपी लेके बैठे और बाकी बच्चे इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव को। तो आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा को देख लेते हैं। कर्क रेखा है क्या? देखिए, भारत के बीचों बीच एक जो है काल्पनिक रेखा गुजरती है। यह जो रेखा है ये कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा है जो भारत के कई सारे राज्यों से गुजरती है, जैसे कि गुजरात राज्य से होकर के गुजरती है, राजस्थान को भी हल्का सा टच कर रही है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य को भी टच करता है और जो झारखंड है उसको भी बीचों बीच काट देती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम इन राज्यों से होकर के गुजरती है। यानी कुल मिलाकर के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर सवाल में लिखा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ये मिल गया हम लोग को। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा से जो है नहीं गुजरती है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो देशांतर और अक्षांश क्या होता है? भारत के ऊपर ऐसे करके पृथ्वी पर कई सारे अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो उनमें से जो अक्षांश रेखा भारत को उत्तर में टच करता है उसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिण में टच करता है यहाँ पर कन्याकुमारी में, उसका भी मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उसी प्रकार से भारत का देशांतरीय विस्तार भी होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के यहाँ जो पूर्व दिशा है यहाँ पर होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमें पूछा गया है कि सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन है। तो यह है हमारा पूर्व और इस दिशा को हम कहते हैं पश्चिम। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम अगर राज्य ले लें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो ये किस देश को छूती है, हमें यह बताना है। तो अगर आप इन राज्यों को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यह है सिक्किम, तो ये किस देश को छूती है? ये सभी जो राज्य है वो नेपाल देश को छूती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल, ये रहा। अगला है कि ग्रीष्मावकाश, यानी कि मान लेते हैं ग्रीष्मावकाश का मतलब होता है गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टी, तो मान लेते हैं कि आपके स्कूल में गर्मी की छुट्टी हुई है, तो गर्मी की छुट्टी में लोग कहाँ जाना पसंद करता है? जहाँ पर ठंडा लगता है। तो गर्मी की छुट्टी में अगर आप जाना चाहते हैं कहीं घूमने के लिए, तो आपको एक जगह देते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए जाइए। जगह का नाम है कारावती। कारावती अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाइएगा? कारावती कहाँ है? तो
हिंड के लिए यहाँ पर दे दिया कि कारावती एक केंद्र शासित प्रदेश में है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है ये आपको बताना है कि आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाइएगा। तो अगर आप मैप देखें तो यह है भारत का नक्शा, यहाँ पर है एक लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। ठीक है, तो अगर आप कारावती जा रहे हैं तो यानी कारावती क्या जा रहे हैं, राजधानी। किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की, यानी कि आप गर्मी के मौसम में लक्षद्वीप घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब है लक्षद्वीप। अगला सवाल है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के वासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए कि कौन सा देश है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश जो है हमारे देश को टच करता है। पाकिस्तान हमारे देश को टच करता है, नेपाल टच करता है, भूटान टच करता है, बांग्लादेश टच करता है, और यहाँ पर एक देश है चीन, वह भी टच करता है। और इस और भी एक देश है जो यहाँ पर कट गया है, वह है म्यांमार। तो म्यांमार जो है वह भी टच करता है। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका है और एक और देश है मालदीव। तो ये देश जो है भारत के पड़ोसी देश है। अब यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, भूटान दिया गया है। भूटान तो हमारे देश को टच करता है। ताजिकिस्तान दिया है, बांग्लादेश टच करता है, नेपाल टच करता है। ये जो ताजिकिस्तान है ये टच नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजिकिस्तान है और ये टच नहीं कर रहा है भारत को, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ताजिकिस्तान। अगला सवाल लिखा गया है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं पहले, तब हम लोग को इस फोटो का जरूरत है। तो अगला सवाल है कि एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो। तो आप भारत को देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और जो भारत है ना वह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इस और जो समुद्र है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी समुद्र है। इस और जो समुद्र है उसका नाम है अरब सागर, और नीचे में जो है वह है हिंद महासागर। तो इस तरह से भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो जब कोई जमीन 3 ओर से पानी से घिरता है तो उस जमीन को हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये वाला भाग भारत का क्या है, प्रायद्वीप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीप। और द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप वह भाग होता है जिसके चारों तरफ से पानी होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। म्यांमार जो है वह देश है और इसकी सीमा को निर्धारित करती है। सबसे पहले आपको मैप में लाते हैं। मैप में आपको ये जितने भी पर्वत दिख रहे हैं ये सभी पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत के ही भाग है। और इस हिमालय पर्वत में हमें सिर्फ ये वाला भाग देखना है, ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पूर्व की ओर भाग। और इसमें भी हमें ये वाला देखना है क्योंकि यहाँ पर ही कौन सा देश है, म्यांमार देश है। तो म्यांमार देश और भारत को जो पर्वत अलग करता है इसका नाम है पूर्वांचल। यह है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वांचल। तो पूर्वांचल मेरा कितना, ख नंबर में है, तो ख नंबर इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का नाम क्या है। तो पहले आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर पहले आपको देखना है गोवा। तो इस मैप में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोवा, और गोवा से आपको जाना है दक्षिण में। तो किसी भी मैप में ऊपर की दिशा उत्तर होती है और नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण होती है। तो जब आप गोवा से दक्षिण की ओर जाइएगा तो पश्चिम तटीय पट्टी, ये जो भी रंगीन भाग आपको दिख रहा है ये पश्चिम तटीय पट्टी है। तो गोवा के जस्ट दक्षिण में जो पट्टी है उसका नाम है कन्नड़ का मैदान। तो इसका सही जवाब ख नंबर हो जाएगा, कन्नड़ का मैदान। अगला सवाल पढ़ते हैं कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। पूर्वी घाट अभी आपको कौन सा दिखाए थे, पश्चिमी घाट, ये देख सकते हैं यह है पश्चिमी, और इधर वाला जो होगा उसका नाम क्या होगा, पूर्वी होगा। इधर वाला क्या होगा, पूर्वी होगा। तो हमसे पूछा है कि पूर्वी में जो सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे हाईएस्ट जो पर्वत है उसका नाम क्या है। तो ये हमारी किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप पश्चिम घाट में जाइएगा तो वहाँ पर कई सारे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, जैसे कि अनाईमुड़ी मिलेगा और डोडा बेटा मिलेगा, जिसकी ऊंचाई भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन जब हम लोग पूर्वी घाट में जाएंगे तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम है महेंद्रगिरी और इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ वर्णन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा महेंद्रगिरी। इसको मैं काट देता हूँ, 1500 मीटर कर देता हूँ। तो महेंद्रगिरी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वृक्ष
की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। किसके समान? वृक्ष के समान। तो सबसे पहले अपवाह को दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर कुछ अपवाह प्रतिरूप आपको दिख रहा होगा। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, जिसमें कुछ कुछ तो नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ अगर 3 नंबर को देखें तो लिखा आयताकार। 2 नंबर की बात करें तो यह है जालीनुमा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें से पूछा है वृक्ष वाला। ये द नंबर जो लिखा है यानी 4 नंबर, ये है आर्य अपवाह। तो वृक्ष के जैसा कौन दिख रहा है? ये वाला। हालांकि आपको लगेगा कि ये वाला भी वृक्ष के साथ दिख रहा है, बट ये वृक्ष की तरह नहीं है, हम इसे आर्य अपवाह कहते हैं। ये मुख्य रूप से वृक्ष की तरह दिखता है, जिसे द्रुमाकृतिक अपवाह के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा द्रुमाकृतिक, जो ग नंबर में लिखा है। तो ग नंबर इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है कि उलर झील जो है, भारत में कई सारे झील है, कोई मीठे पानी की है, कोई खारे पानी की है, लेकिन उलर झील जो है वो किस राज्य में, आपको यह बताना है। मैप में अगर देखें तो यहाँ पर आपको उलर झील मिला, इसे कभी कभी वुलर झील भी कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब कहाँ पर है? ये तो जम्मू कश्मीर राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला सवाल पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो इस मैप को पहले देखिए। नर्मदा नदी तो पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, जगह का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलते हुए जबलपुर, भेड़ाघाट, भोपाल के करीब से, इसके बाद अंकेश्वर, महेश्वर, बाड़वानी और फिर वडोदरा, फिर सूरत से होते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक। अमरकंटक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके जस्ट समानांतर में एक नदी बहती है, क्या आप उस नदी का नाम बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर तो नर्मदा नदी है, लेकिन जस्ट इसके समानांतर में एक और नदी बहती है, उस नदी का नाम आपको कमेंट करना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? लवण मतलब क्या होता है? नमक की मात्रा ज्यादा होगा, वैसे झील को हम लवणीय झील कहेंगे। तो अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में जो झील है उसका नाम है सांभर झील, लेकिन किताब में साफ साफ लिख दिया है सांभर नमक झील। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सांभर झील है वो कैसा झील है? वह लवणीय झील है, इसमें लवण की मात्रा ज्यादा है। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा क नंबर, सांभर नमक झील। बाकी उलर झील, डल झील और गोविंद सागर झील ये सभी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा भी भारत में कई सारे झील मीठे पानी की झील है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में गिनती की जाती है? पहले नक्शा देखिए। यहाँ पर जो नदी कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा के नीचे जो भी नदियां हैं, जैसे कि ये नर्मदा, तापी, गोदावरी, फिर कृष्णा नदी है, फिर आपको यहाँ पर कावेरी नदी मिलेगी, इसके बाद यहाँ महानदी। इनमें सबसे बड़ी नदी कौन है और किसे हम बोलेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका भी किताब में साफ साफ आंसर लिखा है कि जब आप गोदावरी द्रोणी यानी गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी से। तो इसका जवाब होगा तापी। अगर आप तापी नदी के बारे में पढ़े बुक में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नर्मदा और दूसरी जो नदी है वह तापी, ये दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। तो समान इसका आंसर है कि तापी और नर्मदा। तो यहाँ पर नर्मदा तो दिया नहीं है, आंसर में तापी दिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा तापी जो है वह कैसी नदी है? एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो यहाँ पर चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का जो क्वेश्चन आंसर था ऑब्जेक्टिव में हमने आपको कवर अप कर दिया। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं ये सभी VBI है, यानी NCERT के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में आपको जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो इन सवालों को आप लिख सकते हैं, आपके किताब में भी लिखा है वहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको आंसर बताया, कारण बताया और एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना केवल मैं आपको ज्योग्राफी बल्कि हर वो बुक जो SST में है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मेरा टारगेट था कि बुक को पढ़ाने का,
लेकिन उतना समय बचा नहीं है, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर जो है डीपली एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। रंजीत सर जो है साइंस और मैथ के वीडियोस भी डालने शुरू कर दिए हैं, तो आपको साइंस और मैथ के भी वीडियोस जल्दी जल्दी मिलते चलेंगे। तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस मैथ एसएसटी बेहतर वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए, क्वेश्चन आंसर के वीडियोस पाने के लिए आप अभी क्लासेस डाउट्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स भी एक शॉर्ट वीडियो में कवर अप किया जाता है, ताकि अगर आपको एक विशेष क्वेश्चन को समझना है तो उसके लिए अभी क्लासेस डाउट्स बेस्ट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।